Hello everyone, welcome to Science Spectrum. I am Sakshi Arora and this is your last video for chapter 1 of Paula Bruce. In this lecture, we are going to discuss the topics like why is it important to determine the hybridization of an atom, what is the relationship between bond enthalpy, bond length, bond strength and percent S character, what is bond order and also how to determine the dipole moment of polyatomic molecules. So do watch the whole lecture. बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम किसी भी एटम का निकालते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन द स्पेस अराउंड द एटम, कि एटम के अराउंड किस तरीके से जो बॉन्ड्स हैं वो अरेंज्ड हैं। स्पेस में अगर देखा जाए तो किस तरीके से एटम के अराउंड वो बॉन्ड अरेंज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 तो इसका मतलब है कि उसकी ज्योमेट्री तो हो गई टेट्राहेड्रल और उसका बॉन्ड एंगल हो गया 109.5 डिग्री। अब बात करते हैं, अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 तो उसकी ज्योमेट्री तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर और उसका बॉन्ड एंगल हो चुका है 120 डिग्री। कितना हो गया है बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं किसी एटम की और उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp तो उस केस में ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी लीनियर और साथ में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साथ में बॉन्ड एंगल दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इससे हम अरेंजमेंट बता सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड्स अरेंज होंगे स्पेस में अबाउट द एटम। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो जितने भी बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में बनते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स रेफर्स टू देयर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, दो एटम्स फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो एटम है, इन दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अगर इन दो एटम के बीच में दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया और अगर इन दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके केस में ये सिग्मा हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और फिर दूसरा बनेगा वो पाई होगा। यहाँ पे एक सिग्मा और बाकी के दो कौन से होंगे? पाई होंगे, 2 पाई। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो जिन भी एटम्स को मैंने सर्कल कर रखा होगा उनकी ज्योमेट्री और उनका हाइब्रिडाइजेशन आपको मुझे बताना होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन हो गया, यहाँ पे ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन की और इन दोनों कार्बन की सबकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है। यहाँ पे ये कार्बन और इन दोनों ऑक्सीजन की। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि C ट्रिपल बॉन्ड C को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन C डबल बॉन्ड C एंड देन C सिंगल बॉन्ड C। क्यों? क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C में हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मैक्सिमम रहता है। इस केस में 2 रहता है और इस केस में 1 रहता है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन द 2 एटम्स उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी होगी, तो उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड, उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब द एनर्जी दैट वी आर गिविंग टू ब्रेक द बॉन्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। अगर हम C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड से। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें कि सिंगल बॉन्ड से हम डबल पे जाएं तो जितनी सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रही थी उतनी उससे डबल एनर्जी लगनी चाहिए डबल बॉन्ड को तोड़ने में, पर ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। ये एनर्जी डबल नहीं होती है, ये एनर्जी डबल से कम होती है। अब डबल से कम है, इसका मतलब जो बॉन्ड अब बन रहा है वो वीक है कंपैरेटिवली, वो सिग्मा के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा से, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डबल बॉन्ड से और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि ऐसा है नहीं। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। अगर देखा जाए तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन हेड ओवरलैप से बनता है, पूरा कंप्लीट ओवरलैपिंग हो पाती है इसके केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की तो वो पार्शियल साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑब्वियसली उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगी जितना अच्छा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग बना पाएगी, और यही रीजन है सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का और पाई बॉन्ड के वीक होने का। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर देखें तो जो CH की बॉन्ड लेंथ होती है
वो कम होती है सी सी की बॉन्ड लेंथ से, मतलब जो सी एच का सिग्मा बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी सी सी की बॉन्ड लेंथ से। ऐसा क्यों? क्योंकि सी एच के केस में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 और s ओवरलैप से बन रहा है, लेकिन अगर बात करें सी सी की तो वो sp3 ओवरलैप से बन रहा है। तो इसके सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सी एच के देन सी सी बॉन्ड। तो बेसिकली जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है और वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp, तो यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ वो sp-s ओवरलैप हुआ। तो ये ओवरलैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा देन इन कंपैरिजन टू ये डबल बॉन्ड बना हुआ है और इस कार्बन से हाइड्रोजन अगर अटैच्ड है तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो sp2s ओवरलैप होगा। तो ये कम इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू sp-s ओवरलैप। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में %s कैरेक्टर ज्यादा है, इस वजह से ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंगल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन, तो ये वाला जो ओवरलैप होगा वो सबसे कम इफेक्टिव होगा sp3s ओवरलैप, और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी सबसे और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि %s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा %s कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। Okay, and this is directly proportional to bond enthalpy, and all this is inversely proportional to bond length. अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट की। हमने देखा था डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट होगा वही मॉलिक्यूल का भी डायपोल मूवमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हमें हर एक सिंगल बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट भी देखना पड़ेगा, प्लस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ अ polyatomic molecule, it will depend not only on the dipole moments of individual covalent bonds but also on the geometry of overall molecule। और ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की, ताकि हम ओवरऑल डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकें। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं CO2 का एग्जांपल लूँ, तो ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है क्योंकि कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है इस केस में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए, अब हमें पता है कि फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम दिखाते हैं। अगर मैं देखूँ तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा CO2 का वो 0 होगा, 0 डिबाई। ठीक है, CCl4 की अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब ऊपर वाले का इस तरीके से जा रहा होगा क्योंकि फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेम इन इसका भी जा रहा होगा। ठीक है, सेम इसका और इसी तरह से इसका, तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो नीचे वाला रिजल्टेंट ये है और ऊपर वाला ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसकी वजह से ही यहाँ पे 0 डिबाई डायपोल मोमेंट होगा। CHCl3 का मतलब क्लोरोफॉर्म का, कि ऊपर तो है हाइड्रोजन और नीचे अपना क्लोरीन है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर वाली भी अगर देखें तो इस तरीके से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे भी नीचे की साइड होगी, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट डायपोल होगा वो पूरा का पूरा नीचे की साइड होगा। तो एक ही है, कुछ कैंसिल आउट तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1.87 डिबाई। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो सिमेट्री है मॉलिक्यूल की, उसकी वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैंसिल हो सकता है और उसकी वजह से डायपोल मोमेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का 0 डिबाई भी होता है। एग्जांपल अगर मैं लूँ CH4 का, ये भी पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 डिबाई ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अपनी H2O की, ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पता है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये लोन पेयर की तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट, करेक्ट। ये ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी और वैल्यू इधर होगी 1.85 डिबाई। अगर मैं बात करूँ NH3 की, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये अपना नाइट्रोजन है, ये इसके ऊपर लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उस केस में फ्रॉम एटम टू लोन पेयर हो जाती है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चलती ही चलती है। तो ओवरऑल डायपोल यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी वो होगी 1.47 डिबाई। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास 0 डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद है अपना
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको मुझे बताना है किस किस मॉलिक्यूल का जीरो डायपोल मोमेंट होगा और आपको आंसर मुझे कमेंट करके देना है। अब डायपोल मोमेंट को निकालने में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो हम 5 इजी स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि 5 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी चेक करने का क्या मतलब है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर हों। ठीक है, अगर बॉन्ड्स पोलर होंगे तभी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, और बॉन्ड्स पोलर सिर्फ तब होंगे जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई करता है। अगर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो बॉन्ड्स पोलर ही नहीं होंगे, और अगर बॉन्ड्स पोलर ही नहीं है तो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट वैसे भी नहीं होगा। स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है चेक द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेक करनी है। जो भी मॉलिक्यूल हमें दे रखा है हमें देखना है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले केस अगर हम लें तो हम मान लेते हैं कि ज्योमेट्री हमारे पास जो मॉलिक्यूल की है वो लीनियर है। अगर लीनियर है तो मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबली सिमेट्रिकल ही होगा, और अगर सिमेट्रिकल होगा तो जीरो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की, तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, और उस केस में अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल क्या मतलब है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो बाकी के 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, सेम होंगे, तो इस केस में भी यहाँ पे जीरो डायपोल मोमेंट होगा, जीरो डिवाइड। ठीक है, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और उस केस में अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल जैसे कि CH4 CCl4, तो यहाँ पे भी जीरो डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ऑफन जो होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर ज्योमेट्री है वो बेंट है, या फिर ज्योमेट्री कैसी है, एंगुलर है, तो इस केस में नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब कोई ना कोई वैल्यू जो होती है वो आती ही आती है डायपोल मोमेंट की। ट्राइगोनल पिरामिडल की अगर बात करें तो इसके केस में भी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, कि एक बार हम अगर ज्योमेट्री चेक कर चुके हैं तो उसके बेसिस पे हम डायपोल मोमेंट देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है लुक फॉर द सिमेट्रिक कैंसलेशन। अगर हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कोई मिल गया है तो हमें देखना है कि सिमेट्री कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डायपोल मोमेंट कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ शेप इज सिमेट्रिकल, अगर शेप सिमेट्रिकल है और टर्मिनल एटम्स सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये A है, ये यहाँ पे B और ये यहाँ पे B, अगर शेप सिमेट्रिकल है और जो टर्मिनल एटम्स हैं वो भी सेम है, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि जीरो डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे इस तरीके से, जैसे कि CO2 का एग्जांपल है। स्टेप की हम बात करते हैं, होता है डिफरेंट टर्मिनल एटम्स। हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिकल है, मतलब शेप उसकी सिमेट्रिकल है, बट जो टर्मिनल एटम्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो टर्मिनल एटम्स डिफरेंट है तो डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए CHCl3 है ना, इस केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन क्योंकि सारे टर्मिनल एटम्स सेम नहीं है तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। Thank you so much for joining, and this is how we have completed chapter 1 of Paula Brew.